डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज की जो टॉपिक है वो सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन से संबंधित है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बच्चा कैसे अपने माँ के गर्भ में रहता है और कैसे उसका विकास होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपकी एक टॉपिक और बचेगी जिसका नाम है आपका दुग्ध श्रावण तथा प्रसव, और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे वीडियो को देखें, अगर नहीं देखें तो आप वीडियोज को सभी देख लीजिए। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही कल यानी सैटरडे को आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। संडे से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, संडे को एक आपको वीडियो दिया जाएगा जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वीडियो क्लास के माध्यम से समझाई और बताई जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाइएगा। पहले इस वीडियो को गौर से पढ़िए, अपने दोस्तों को तक पहुँचाइए। सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन की बात करते हैं। भ्रूण के अंतर्रोपण के पश्चात पोष कोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती हैं। कह रहा पोष कोरक, जो पोष कोरक जिसमें बच्चा पल रहा था उसमें उंगली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक यानी कैरियोनिक बिलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक होते हैं और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक तथा गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंगरा अंतरांगुलिक युक्त इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण यानी गर्भ तथा मातृ कोशिका के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को संगठित करते हैं, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। आपसे यही पूछा जाता है कि अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है। तो इसके ऊपर की लाइन आपको याद रखना है कि मातृ कोशिका के ऊपर एक यहाँ से आप आएंगे, जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक बन जाते हैं। जो जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलिक युक्त हो जाते हैं, जो संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मातृ शरीर के बीच एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं, जिसे हम लोग अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन, अब यहाँ से पूछा जाता है कि अपरा का फंक्शन क्या होता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो आप कहेंगे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी एक्सक्रीटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभिरज्जु अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे आप क्या कहते हैं, एचसीजी हार्मोन कहते हैं। ठीक है। मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करते हैं। ये अलग अलग हार्मोन जो उत्पादित होते रहते हैं। सगर्भता के उत्तरार्ध यानी जब सगर्भता खत्म होती है तो उसके बाद में क्या होता है, अवधि में अंडाशय द्वारा रिलेक्सिन नामक हार्मोन का स्रावित किया जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एचसीजी, एचपीएल और रिलेक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। ये तीन हार्मोन आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा हार्मोन है जब गर्भाशय के समय ही उत्पादित होते, तो आप कहेंगे एचसीजी, एचपीएल और रिलेक्सिन हार्मोन, यह जब गर्भाशय होता है तभी उत्पादित होते हैं। यानी जब गर्भ रहता है यानी गर्भिणी रहती है स्त्री, तभी ये उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसॉल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अंतर्रोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह भ्रूण बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतस्त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य स्तर और अंत स्तर के बीच जल्द ही मध्य जनन स्तर यानी मेजोडर्म नामक एक अवध कवच बन जाता है। उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। देखिए इसको बात कर लें तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से हो जाती है, ऐसे एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अंगों के निर्माण करते हैं। यहाँ
यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अंतर कोशिका समूह के कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिसे स्टेम सेल कहते हैं, समाहित होती हैं। स्टेम सेल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, आपका जब डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्टेम सेल थ्योरी आएगी, तो वहाँ पे हम बताएंगे स्टेम सेल थ्योरी क्या होती है। इस पर अभी नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 2014 में या 13 में, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ पे बताएंगे क्या होता है। एक कैंसर के इलाज के लिए बहुत हेल्पफुल है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, बताएंगे वहाँ पर, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, जिनमें यह क्षमता होती है कि ये सभी अंगों एवं ऊतकों के उत्पादन कर सकती हैं। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है, अतः आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होते हैं। 12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंगतंत्रों की संरचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह में के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना समानता देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए, इसमें कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा समझाई जा सके, वो प्लेसेंटा के अलावा कुछ नहीं था। नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अपने बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि किस महीने में कौन सा अंग का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अंग के बारे में जानते ही हैं। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको अंग तंत्र तो पता ही होगा कि हमारे उंगलियां क्या होती हैं, हमारे हाथ क्या होते हैं, हमारे पैर क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। आँख क्या है, पलक क्या है, तो आप जानते हैं। तो इन्हें आप पढ़ लीजिए, कब किसका विकास होता है। इसमें प्लेसेंटा आपका इंपॉर्टेंट है, तो प्लेसेंटा आपके लिए जरूरी है। प्लेसेंटा जानते रहिए, बाकी कोई चीज़ें आपसे शायद पूछी नहीं जाती, कभी पूछी भी नहीं जाएंगी, लेकिन आप प्लेसेंटा के बारे में अध्ययन ऊपर वाला पैराग्राफ जरूर कर लीजिए। कल एक वीडियो और हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रसव तथा दुग्धस्रावण, यानी बच्चा कैसे पैदा होता है और बच्चा के पैदा होने के बाद माँ के स्तन ग्रंथियों से दूध का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे सारी चीज़ों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।